स्पाइन सीधी। योग मुद्रा में हम लोग 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे और उसके बाद प्रार्थना। ओम। 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 वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। हम दीन दुखी निबलों विकलों के सेवक बन संताप हरे, जो है बिछड़े भूले भटके, उनको तारे खुद तर जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। छल द्वेष दंभ पाखंड झूठ अन्याय से निश दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना, शुचि प्रेम सुधारस बरसाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए। निज आन मान मर्यादा का प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देव भूमि में जन्म लिया, बलिदान उसी पर हो जाए। वह शक्ति हमें दो दयानिधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जाए, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाए। समवायिक क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। हमारे बीच में सुधा पाठक जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में धनंजय सिंह उपस्थित हैं, वो समवायिक फाउंडेशन के कोषाध्यक्ष हैं, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पुष्पा तुरे जी उपस्थित हैं, जो सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट हैं, उनका भी स्वागत है। हमारे बीच में मुन्नी त्रिपाठी जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में नीतू जैन जी उपस्थित है, सेमेस्टर 3 के स्टूडेंट, उनका स्वागत है। हमारे बीच में पूरा बहती जी उपस्थित है, जो सेमेस्टर 2 की स्टूडेंट है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में सारथ केरल से उपस्थित है, जो उनका स्वागत है, सेमेस्टर 2 के स्टूडेंट है। हमारे बीच में रीना वर्मा जी उपस्थित है, उनका स्वागत है। हमारे बीच में आरती जैन जी उपस्थित है, उनका भी स्वागत है। वो ठीक, उनका भी स्वागत है। हम लोग समवाय फाउंडेशन के सदस्य हैं और हम लोग एक्यूप्रेशर शोध प्रशिक्षण एवं उपचार संस्थान प्रयागराज से संबद्ध। हम वहां के 3 मनीषियों के ऋणी हैं। वे मनीषी हैं ब्रह्मलीन MP खेमका सर, दूसरे हैं आदरणीय JP अग्रवाल सर, जो वर्तमान में एस्पस के अध्यक्ष हैं, और तीसरे एपेक्स बॉडी के चेयरमैन श्री SS राव सर। इन मनीषियों के अतिरिक्त भी अन्य गुरुओं से हमने शिक्षा ग्रहण किया है, चाहे वो चिकित्सा शिक्षा हो, चाहे वो चिकित्सा की।
तो उस संबंध में वहां का जो मोटो है वो ईच वन रीच वन, ईच वन टीच वन और ईच वन ट्रीट वन। तो इन गुरुओं के, इन मनीषियों के सानिध्य में आने के बाद जो उनका उद्देश्य है, जो उनका मोटो है, उसको पूरा करने के लिए हम लोग भी कृत संकल्प हैं। और हम चाहते हैं कि आपके माध्यम से ये विधा जो कम खर्चीली है, विश्व में जन जन जागरण अभियान के तहत फैले और इसका लाभ केवल हमको न मिले बल्कि समस्त पीड़ित मानवता को मिले। तो हम लोग अब अपनी चर्चा करेंगे। पुनः हम लोग आपके माध्यम से चाहते हैं कि ये फैले, और हमें विश्वास भी है कि आपके माध्यम से फैलेगी, क्योंकि सभी लोगों को इसमें सिंसियर होना पड़ेगा और सभी लोग सिंसियर दिख भी रहे हैं। तो हम लोग क्लासेस हमारे सेमेस्टर 1 की मोर और लेस खत्म हो गई है। अब हम लोग चाह रहे हैं कि हम लोग सेमेस्टर कुछ चीजें हैं जो सेमेस्टर 1 की नहीं है, अब तो सेमेस्टर 2 की है, तो हम उन चीजों पर थोड़ा सा जिस पर दृष्टि नहीं जाती है, जो कोर्स के रूप में अलग से मान्यता जिसको नहीं मिली है, तो हम लोग उस पर चर्चा करेंगे। तो मैं उसको शेयर कर दे रहा हूं। हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है, शेयर हो रहा है, हम लोगों ने अभी तक पढ़ा है कि हमारे पास 6 यांग ऑर्गन है और 6 हमारे पास इन ऑर्गन है। ये हम लोग का टीसीएम का ट्रेडिशनल चाइनीज सिस्टम का जो है मेडिसिन का हमारे पास ये उनके दर्शन का ये था कि 5 ऊर्जाएं, 5 एलिमेंट हैं और उनकी 6 ऊर्जाएं हैं। तो हम लोगों ने 6 ऊर्जाओं के माध्यम से हम कुछ 6 यांग और 6 इन ऑर्गन्स की कल्पना किया था उन्होंने। और एक और सब तो एग्जिस्ट कर रहे थे, लेकिन उसमें से 12 में से एक जो था वो कल्पना में था, वो इमेजिनरी था और उसकी एग्जिस्टेंस को उन्होंने माना था। तो इसलिए चूंकि मेटाफिजिकल फिजिकल दोनों एलिमेंट कहीं इन्वॉल्व थे, इसलिए उन्होंने अपने ट्रिपल वार्मर को ऐसा माना था जो वास्तव में एग्जिस्ट नहीं करता, लेकिन वो काल्पनिक है, वो फिलोसफिकल कंसेप्ट में है। तो हम लोग देख रहे हैं कि उन्होंने कहा इसके अलावा भी 6 एक्स्ट्राऑर्डिनरी यांग ऑर्गन कहा। ये जो कंसेप्ट है चैप्टर 16 है ट्रीटाइज 7 में। तो ट्रीटाइज 7 से हम बार बार कह रहे हैं कि इसको पढ़ना जरूरी है, थोड़ा सा उसमें प्रकाश डाल रहे हैं। तो ये निमित्त इन और यांग ऑर्गन के अलावा भी इन्होंने एक 6 अद्वितीय यांग ऑर्गन की कल्पना किया। क्यों कल्पना किया? क्योंकि ये बीच के मध्य के थे, ये इन भी थे और यांग भी थे। तो बनावट यांग ऑर्गन की तरह थी, तो उन्होंने एक कंसेप्ट दिया था यांग ऑर्गन का, चाइनीज ने, हॉलो ऑर्गन्स। उन्होंने ये भी कहीं नहीं कहा था कि ये पति है और ये पत्नी है, ऐसा रिलेशनशिप बहुत जगह नहीं कहा गया। मोर और लेस उन्होंने हॉलो ऑर्गन्स और सॉलिड ऑर्गन से कल्पना किया था। तो जो सॉलिड ऑर्गन्स उनको माना था जो इन ऑर्गन है, और हॉलो ऑर्गन्स उनको माना था जो यांग ऑर्गन है। तो उन्होंने उनका कंसेप्ट था कि कुछ ऐसे ऑर्गन्स हैं जो इन ऑर्गन की तरह काम करते हैं, और उसमें उन इन में जीवन सत्व जो है, जो इनका इसेंस है, जैसे हमारे किडनी में हम मानते हैं, वो उन्होंने कहा कि वो ये भी उसको संग्रहित करते हैं। तो मोर और लेस ये किडनी की तरह फंक्शन कर रहे हैं, क्योंकि जीवन सत्व को भी ये संग्रहित कर रहे हैं। तो और ये इसको निकालते नहीं है, इसलिए संग्रहित करने का अर्थ ये है कि जैसे किडनी में जीवन सत्व संग्रहित रहता है और वो उसके माध्यम से ट्रांसफर जरूर होता है, लेकिन वो हटता नहीं, वो जब कम होता रहता है, बात दूसरी है, लेकिन वह वहां से अलग हटाते नहीं उसको। वैसे ही ये भी ऑर्गन ऐसे हैं जो इन ऑर्गन की तरह बिहेव करते हैं और ये इनको इसेंस को संग्रहित कर लेते हैं, लेकिन निकालते नहीं है। लेकिन इनकी बनावट हॉलो ऑर्गन्स की तरह, यांग ऑर्गन्स की तरह है। तो उन्होंने इनको एक्स्ट्रा ऑर्गन्स कहा, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यांग ऑर्गन कहा। तो ये कभी कभी प्रश्न आ जाता है कि एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी यांग ऑर्गन कोई पूछ लेता है, कोर्स में है वैसे, लेकिन पढ़ाते बहुत कम लोग हैं। कार्य प्रणाली में किडनी से, देखिए क्यों, कार्य प्रणाली में किडनी की तरह, जैसे किडनी का नेचर क्या है, किडनी का नेचर है वो जीवन सत्व को संग्रहित करती है, वैसे किडनी, तो वैसे ही ये भी संग्रहित करते हैं। और इसलिए इनको इन और यांग ऑर्गन के बीच में कहा गया, लेकिन हॉलो ऑर्गन्स की तरह इनका शेप था, बनावट थी, इसलिए इनको एक्स्ट्राऑर्डिनरी यांग ऑर्गन कहा गया। अब इसमें कौन महत्वपूर्ण देखे,
यूट्रस, यूट्रस बहुत महत्वपूर्ण है। ब्रेन को जो हम लोग कहा था, तो ब्रेन को कहीं नहीं उसमें दिया गया था, तो ब्रेन को उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन माना। बोन मैरो जो हड्डियों में बोन्स और बोन मैरो, उनको मान लिया। ब्लड वेसल्स जो अलग से कहीं नहीं हार्ट के फंक्शन में जरूर आती है, लेकिन उन्होंने हार्ट को अलग से मान लिया था और ब्लड वेसल्स को उससे एक्सेसरीज माना था। लेकिन इन्होंने ब्लड वेसल्स को उन्होंने कहा कि वर्चुअली ये यंग ऑर्गन की तरह है। और गॉल ब्लैडर वैसे तो उन्होंने माना था यंग ऑर्गन, लेकिन ये गॉल ब्लैडर को अलग से उनको डिफाइन करना पड़ा, क्योंकि वो मोर और लेस मस्तिष्क से संबंधित रखता था। इसलिए उन्होंने गॉल ब्लैडर को एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन तो है, ये वहां भी डिफाइंड है लीवर के साथ, लेकिन इसको स्पेशली उन्होंने एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन कहा। अब इनको क्यों कहा? क्योंकि वही था, इसेंस को स्टोर करते हैं लेकिन निकालते नहीं है, और इनकी बनावट जो है, दो संदर्भ लिया, बनावट जो है हॉलो ऑर्गन की तरह, यंग ऑर्गन की तरह है, लेकिन इनको है। इसलिए उन्होंने कहा कि ये जो है एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन, ये इनको कहा गया कि ये इनको संग्रहित करते, यानी इसेंस को संग्रहित करते हैं, उसको निकालते नहीं, लेकिन इनकी बनावट यंग ऑर्गन की तरह है, इसलिए इनको उन्होंने कहा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन। अब उसमें सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट यूट्रस को कहा। उन्होंने कहा कि ये जो रेगुलेशन किसका करती है, ये मेंस्ट्रुएशन का रेगुलेशन करती है, कंसेप्शन का रेगुलेशन करती है, और प्रेगनेंसी का रेगुलेशन करती है। तो उन्होंने कहा कि ये क्या, तीनों को देखिए, मेंस्ट्रुएशन, कंसेप्शन और प्रेगनेंसी, ये तीनों का एक साथ रेगुलेशन करती है, इसलिए इसको एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन का उसकी विशेषता रही। अब मेंस्ट्रुएशन उन्होंने कहा, ये कहा कि उसको डिफाइन किया, सबको जानते हैं कि पीरियोडिकल मंथली फ्लो है लेडीज में, तो वो उसको, और कंसेप्शन जो है वो जब मतलब पहली बार जब ओवम और स्पर्म मिलते हैं तो उसको कंसेप्शन बोलते हैं। ये वहां पर जब फर्टिलाइजेशन है तो कंसेप्शन हो जाता है, और कंसेप्शन के बाद जब पहले फर्टिलाइजेशन होता है तो फर्टिलाइजेशन अलग प्रोसेस है। फिर कंसेप्शन क्या होता है, जब आ जाता है, यो स्पेशली कंसेप्शन तभी माना जाता है जब वो आ करके यूट्रस में अटैच हो जाता है, तो उसको कंसेप्शन बोलते हैं। उसके पहले की ओर फर्टिलाइजेशन शब्द आता है, जब ओवा और स्पर्म मिलते हैं तो उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन बोलते हैं, और उसमें जाइगोट बनता है। जाइगोट पहला सिंगल सेल है जो जाइगोट कहलाता है, और उस जाइगोट बनने के बाद वो जब 5वें दिन वो जब यूट्रस में आता है और वहां अटैच हो जाता है, तब उसको कंसेप्शन बोलते हैं। हालांकि इन्होंने उस तरह कह दिया है, कंसेप्शन इज इम्प्रेग्नेशन, ये इम्प्रेग्नेशन ऑफ वुमन मेल स्पर्म नहीं है, वो तो फर्टिलाइजेशन है। कंसेप्शन माने ये हुआ कि जब वो, मॉडर्न साइंस भी कहती है कि कंसेप्शन वो हुआ जब वो यूट्रस में आके अटैच हो जाएगा, इट इज नोन एज कंसेप्शन। उसके पहले फर्टिलाइजेशन और वो जाइगोट बनता है। प्रेगनेंसी इज अ पीरियड ऑफ नॉर्मली 40 वीक्स और 280 डेज बीइंग विद द चाइल्ड राइट फ्रॉम कंसेप्शन पार्ट। पार्थुरेशन बोलते हैं डिलीवरी को, जो हम सामान्य शब्दों में जो हम डिलीवरी बोलते हैं, दैट इज नोन एज पार्थुरेशन। ये टेक्निकल शब्द है मॉडर्न साइंस का। तो कंसेप्शन माने हुआ, फिर हम लोग समझ गए फर्टिलाइजेशन हुआ जब ओवम और मेल स्पर्म मिलते हैं, दिस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। कंसेप्शन तब हुआ जब 5वें दिन वो यूट्रस में आता है, और आने के बाद मोरोला स्टेज में आता है। वो मोरोला स्टेज 16 सेल के कंसेप्ट में आता है, और 16 सेल के रूप में आकर के वो आकर यूट्रस में अटैच होता है, और जब यूट्रस में अटैच होता है तो उसको बोलते हैं कंसेप्शन। और उसके बाद 280 डेज के राउंड अबाउट +- 2-3 डेज होता है। उसके बाद जब डिलीवरी होती, तो डिलीवरी को टेक्निकल भाषा में, जो वहाँ के लीगल जो मेडिकल भाषा है, उसमें पार्थुरेशन बोलते हैं। तो यूट्रस इज क्लोजली, अब देखिए यूट्रस अटैच किससे है, इसलिए यूट्रस की जब अभी ये क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि इनको जानने के बाद हमको देखना पड़ेगा कि यूट्रस की कोई प्रॉब्लम होगी तो कौन कौन ऑर्गन उसके लिए जिम्मेदार भी है। किडनी सबसे अधिक जिम्मेदार है, किडनी चैप्टर में भी आप मिलेगा। दूसरा कंसेप्शन वेसल का मतलब ही, कंसेप्शन वेसल माने क्या है, कंसेप्शन वेसल का मतलब ही है
कि वो कंसेप्शन के लिए, मतलब कंसीविंग के लिए। तो कंसेप्शन वेसल इसको इन नियंत्रक बोलते हैं। ये सारे जितने इन ऑर्गन्स होते हैं उनके लिए ये नियंत्रण करती है। एंड दूसरी है चांगमो वेसल, ये आप लोग अभी नहीं पढ़ेंगे, चांगमो पढ़ेंगे आप लोग 4th सेमेस्टर में। चांगमो वेसल 4th सेमेस्टर में आपको जो 8 एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स कहलाती हैं, उनमें से चांगमो वेसल भी है, ठीक है। और कंसेप्शन वेसल तो वही है जो हमारी सीवी मेरिडियन उसको बोलते हैं हम लोग। तो सीवी मेरिडियन, वेसल और मेरिडियन में अंतर यह है कि जो मेरिडियन है वो थोड़ा सा कम ऊर्जा के सागर है, जबकि ये ऊर्जा के सागर है, स्टोर होती है ऊर्जा स्टोर होती है, और इनसे जो है जब कभी किसी ऑर्गन को आवश्यकता होती है तो इनसे निकलती है। ये बड़े राजमार्ग की तरह है, ये बड़े जलाशयों की तरह है, जहां पर कि रिजर्वायर की तरह है, जहां पर ऊर्जा का भंडार रहता है। तो इसलिए जो एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल्स कहलाते हैं, जहां वेसल शब्द का इस्तेमाल है, वो समझ लीजिए कि वो ऊर्जा का अधिक उसमें स्रोत है, वो अधिक ऊर्जा वाले हैं। और जो हमारी मेरिडियन है इनमें ऊर्जा कम है। नाउ तो दो कंट्रोलर हैं, एक किडनी और कंसेप्शन वेसल और चांगमो वेसल, दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है इस अब क्या करती है कंसेप्शन वेसल, क्या करती है, ये की को प्रोवाइड करती है। की माने हम लोग ऊर्जा जानते हैं, तो ऊर्जा को प्रोवाइड करने का काम जो है ये कंसेप्शन वेसल करती है, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है यूट्रस के लिए। और चांगमो वेसल प्रोवाइड्स ब्लड टू द यूट्रस, जो ब्लड सप्लाई करने का काम है वो चांगमो वेसल करती है। तो कंसेप्शन वेसल और चांगमो वेसल, इसको चांगमो वेसल को शायद डायमो वेसल भी कहते हैं, डायमो वेसल भी कहते हैं शायद इसको, लेकिन फिर भी चांगमो वेसल आप याद रखिए। दो वेसल आप लोग पढ़ेंगे, ये टेटाइज 6 में मिलेगा आपको। द कंसेप्शन वेसल एंड द चांगमो वेसल बोथ डिपेंड इन द स्टेट ऑफ किडनी। अब किडनी क्यों जिम्मेदार है, क्योंकि किडनी की दशा पर ही, किडनी की कैसी स्थिति है उस पर ये दोनों वेसल अपना प्रभाव दिखाती है। कैसे? इफ द किडनी एसेंस इज एबंडेंट, अगर किडनी एसेंस पर्याप्त मात्रा में है तो कंसेप्शन वेसल और चांगमो वेसल दोनों स्ट्रांग हैं, दोनों बहुत ताकतवर हैं, दोनों अपना काम सुचारू रूप से करेंगी। लेकिन अगर वो एडवोकेट की ब्लड नहीं है, तो अगर मान लीजिए स्ट्रांग है तो एक का काम की सप्लाई करना है, मतलब ऊर्जा सप्लाई करना है, दूसरा ब्लड, तो दोनों जो है पर्याप्त मात्रा में करेंगे, क्योंकि यूट्रस को कंटिन्यूअस चाहिए, यूट्रस को कंटिन्यूअस ब्लड चाहिए। इसलिए अगर ये नॉर्मल सब रहेगा तो नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन, क्योंकि हम लोगों ने पढ़ा ना मेंस्ट्रुएशन, प्रेगनेंसी और कंसेप्शन, उसके साथ पार्चुरेशन सब जुड़ा हुआ है। तो मेंस्ट्रुएशन भी ठीक होगा, प्रेगनेंसी भी ठीक होगी, कंसेप्शन भी ठीक होगा और पार्चुरेशन भी ठीक होगा। लेकिन और पार्चुरेशन हम लोग बता चुके हैं कि पार्चुरेशन का अर्थ यह है कि डिलीवरी। प्रेगनेंसी का अर्थ हम लोग तब मानते हैं जब कंसीविंग होती है। कंसीविंग तब होती है जब हम लोग फर्टिलाइजेशन के बाद 5वें दिन मोरोला स्टेज में 16 सेल स्ट्रक्चर में आता है, और सिंगल कोई सेल जब बनता है दोनों मेल फीमेल स्पर्म ओवा से, तो उसको बोलते हैं जाइगोट, ZYGOTE, जाइगोट। और वो सिंगल सेल का होता है, 16 सेल के स्टेज में मोरोला हो जाता है, मोरोला स्टेज में आता है, वो अटैच होता है यूट्रस से 5वें दिन, और 280 डेज का है साइकिल, जिस पर कि वो प्रेगनेंसी पीरियड है, और उसके बाद वो डिलीवरी होती है, जिसको पार्चुरेशन बोलते हैं। तो अगर यूट्रस में, अगर यूट्रस को कंसेप्शन वेसल ने ठीक से की नहीं दिया, क्योंकि किडनी ताकतवर नहीं है, तो की और ब्लड नहीं दिया, तो इरेगुलर मेंस्ट्रुएशन होगा, एमेन्योरिया हो गई, मतलब या तो ए माने जहां कहीं लिखा हो मेडिकल भाषा में ए, तो समझ लीजिए कि नो, ए का मतलब नो। मेनोरिया, एमेनोरिया मतलब मासिक धर्म नहीं होगा, मतलब मेंस्ट्रुएशन नहीं होगा, या इनफर्टिलिटी होगी, ये उसका कंसेप्ट है। दूसरा, रिलेशन बिटवीन द यूट्रस, हम लोग देखिए पढ़ रहे हैं इसको, ये हम लोग नॉर्मली हम लोग भी नहीं पढ़ते, कोई नहीं पढ़ता नॉर्मली, ये चैप्टर 16 की बात कोई पढ़ता नहीं है, ये अपने एकेडमिक उसके लिए पढ़ा जाता है, क्योंकि इसके बिना जाने बिना हम लोग आगे बढ़ नहीं पाते हैं, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। रिलेशन बिटवीन द यूट्रस एंड द ब्लड इज वेरी क्लोज. Uterus relies on the abundant supply of blood at all times.
उसको लगातार हर समय 24 घंटे 24x7 जिसको बोलते हैं 24x7 उसको सप्लाई ऑफ ब्लड चाहिए, एबेंडेंट माने पर्याप्त मात्रा में। अब क्या है, अब हम लोग और देखें, हम लोग उधर जानते हैं कि हार्ट गवर्न द ब्लड, हार्ट नियंत्रित करता है कि इसको ब्लड को, लीवर क्या करता है, स्टोर करता है ब्लड को, स्प्लीन कंट्रोल, स्प्लीन माने ब्लड को कंट्रोलिंग करने का मतलब आप किसी भी ऑर्गन को अपनी जगह रखने का काम स्प्लीन का है। तो अगर ब्लड है तो ब्लड रक्त वाहिनियों में घूम रहा, दौड़ रहा है, तो अगर वो रक्त वाहिनियों से बाहर ना निकले, इसके लिए स्प्लीन का रोल है। इफ द स्प्लीन डज नॉट प्रोड्यूस इनफ ब्लड, द हार्ट बिकम्स डिफिशिएंट, दिस विल कॉज ए लैक ऑफ ब्लड इन द यूट्रस, दिस में रिजल्ट एमिनोरिया। अब ये क्या कहा उन्होंने, बहुत बढ़िया समझिए। हम लोग समझ रहे हैं कि स्प्लीन क्या करती है, ऊर्जा बनाती है। ये ऊर्जा हम लोगों ने सेमेस्टर इसी में सेमेस्टर सेकेंड में शुरुआती दौर में चैप्टर नंबर 3 या 4 में पढ़ा है कि स्प्लीन फूड ऊर्जा बनाती है। वो फूड ऊर्जा को ऊपर भेज देती है, कहाँ, लंग्स और हार्ट के पास। लंग्स और हार्ट उससे क्या करते हैं, रक्त बनाने का काम करते हैं और ऊर्जा बनाने का काम करते हैं। वो ऊर्जा रक्त जो है, हार्ट जो है वो धमनियों में फैला देता है, और ऊर्जा जो है वो लंग्स छितरा देता है पूरे शरीर में और रोमकूपों में, जो ऊर्जा के रूप में। तो अगर मान लीजिए स्प्लीन रक्त बनाने का काम नहीं करती है, लेकिन स्प्लीन अगर न ठीक से फूड की बनाए तो ब्लड कैसे बनेगा, तो हार्ट कैसे उसको गवर्न करेगा, लीवर कैसे उसको स्टोर करेगा। स्प्लीन कंट्रोलर भी है और स्प्लीन मेकर भी है, फूड की मेकर है, प्रोडक्शन जो है उसका फूड की का है, लेकिन वो अल्टीमेटली ब्लड के लिए अगर रॉ मटेरियल नहीं देगा तो ब्लड कहां से बनेगा, इसलिए स्प्लीन का रोल है। तो अब आप समझिए कितना रोल हो गया, स्प्लीन, लीवर, हार्ट, और उधर कंसेप्शन वेसल एंड चांगमो, 2 वेसल उधर, और किडनी तो है जिम्मेदार। तो स्प्लीन, लीवर, हार्ट, यूट्रस तो ऑर्गन है, उसको तो मिलना चाहिए ब्लड, लेकिन हार्ट, लीवर, स्प्लीन ये उसको देंगे, और किडनी ठीक से होगी तो किडनी ऊर्जा भी देगी, और किडनी की ताकत की वजह से ये ऊर्जा और ब्लड दोनों जाएंगे वो कंसेप्शन वेसल और चांगमो वेसल। इतना रोल है यूट्रस के लिए। अगर ये नहीं है तो ये ट्रीटमेंट है, SP3, SP6, ST36, UB17, UB18। अभी आप केवल ये समझिए कि मान लीजिए टोन्स रेट नहीं है तो पॉइंट तो लगाएंगे, लीवर 8 किडनी का पॉइंट हुआ ना, 1 2 3 4 8, मतलब यानी जल का पॉइंट है तो लीवर 8 उसकी पॉइंट है। SP3 कंट्रोलर है, SP3 SP6 हम जानते हैं कि किडनी मिलती है, वो मिलती है, किडनी मिलती है, लीवर मिलती है और स्प्लीन मिलती है, तो वो मीटिंग पॉइंट है SP6, तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया। तो SP3, SP6, ST36 बहुत बढ़िया पॉइंट है। UB17 ये सब डायफ्राम के पास का पॉइंट है कवर्नी के लिए। 13 14 15 तो हार्ट का वहां तक आ गया, 17वां पॉइंट। UB18 ये लीवर का पॉइंट हुआ, लीवर का बैकशू पॉइंट। UB20 21 ये स्प्लीन और स्टमक के बैकशू पॉइंट है, और लीवर 8। तो ये सब पॉइंट हैं, इन पर अगर मेथी भी लगा देंगे तो आपको ट्रीटमेंट। अब देखिए लीवर की स्टेग्नेशन, ये लीवर की स्टेग्नेशन जब हो जाता है, मतलब लीवर की स्टेग्नेशन माने दोनों चीजें हैं कि अगर उसमें बढ़ गई तो वो उसका, अगर लीवर की बढ़ गई ऊर्जा तो क्या करेगी, जहां जाना होगा 5 किलोमीटर वो 10 किलोमीटर चली जाएगी, और अपनी जगह से स्टेग्नेशन रुक जाएगी तो भी स्टेग्नेशन है। लीवर की रुक जाएगी तो भी स्टेग्नेशन है, लीवर अपने मार्ग से दूर चली जाएगी तो भी स्टेग्नेशन है। इससे क्या होगा, इरेगुलर पीरियड होंगे और PMS होगा, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, तमाम जो दर्द और तमाम चीज होता है वो। तो वो उसके लिए भी बहुत बढ़िया पॉइंट लिखा है। लीवर 2 3 लीवर 3 3 13 14 GB 34 TB टेड्यूल, ये लीवर की स्टेग्नेशन का बिल्कुल टिपिकल पॉइंट है। कोई भी लीवर की प्रॉब्लम होगी स्टेग्नेशन में तो 3 13 14, बहुत सिंपल सा, लीवर 3 13 14, जैसे उसमें GB 34 उससे जुड़ा हुआ है, और TW6 और P6 पेरिकार्डियम का और TW6 दोनों का 6 पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। बस मतलब ट्रिपल वार्मर पेरिकार्डियम एक ही यंग ऑर्गन है, हीट हार्ट वाले, तो उसके जो फायर के
लीवर ब्लड स्टेसिस कॉजेज पेनफुल पीरियड्स, अगर ब्लड स्टेसिस हुआ तो पेनफुल पीरियड्स होंगे। उसके लिए 3, 34, UB17, UB18, SP10 उधर भी, और SP10 और CV6। CV6 ब्लड को रुका हुआ है, ब्लड रुका हुआ तो उसको ऊर्जा बहाने की जरूरत है, तो वो CV6 होगा। तो ये इसको पॉइंट को आप लोगों को याद रखना। लीवर ब्लड डिफिशिएंसी कॉजेज स्कैंडी पीरियड और एब्सेंस ऑफ पीरियड, तो ये आप लोग याद रखें। और इसको 3, 8 जितने पॉइंट हैं इनको सब 3, 8 SP6 के 3, UB17, 18 लीवर ब्लड डिफिशिएंसी के अधिकांश इसमें सब टोन होंगे, लेकिन फिर भी हाँ यस अधिकांश सब टोन होंगे, एक आध भले, लेकिन सब आप मेथी पहले यूज करिए और इससे रिजल्ट अच्छे आते हैं। वीकनेस ऑफ किडनी सेंस, अब किडनी सेंस की प्रॉब्लम होगी तो आप समझ लीजिए किडनी, वहां कह रहे हैं ना किडनी सेंस नहीं होगी तो ब्लड नहीं होगा, ऊर्जा नहीं होगी, तो इसलिए वो जो है डिसऑर्डर्स ऑफ रिप्रोडक्शन हमेशा होंगे। उसका ट्रीटमेंट ये दिया हुआ है कि 3-6, ठीक है। डिफिशियंसी डिफिशिएंट ऑफ किडनी एसेंस कॉजेज इनफर्टिलिटी एंड हैबिचुअल मिसकैरेजेस, तो किडनी एसेंस की हमेशा अधिकता होनी चाहिए। तो किडनी एसेंस के ट्रीटमेंट करने चाहिए इसमें जहां इस तरह की प्रॉब्लम हो, ठीक है। किडनी एसेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसका रोल बता रहे हैं, सिर्फ आवश्यक है। लीवर ब्लड हॉटनेस, अगर लीवर ब्लड में हॉटनेस है तो वो मेनोरेजिया, पेट में बहुत दर्द होना, वो जो है मेनोरेजिया, वो ये लीवर ब्लड हॉटनेस, मतलब लीवर ब्लड उसमें हीट बढ़ गई तो। और मेट्रोजिया, अगर डिस्चार्ज ऑफ एक्सेसिव ब्लैक ब्लड, अगर ब्लैक ब्लड आ रहा है तो समझ लीजिए लीवर की प्रॉब्लम है, स्टेसिस भी हो सकती है और लीवर ब्लड हॉटनेस भी हो सकती है। ब्लैक मने, ब्लैक मने, ब्लैक मने होना, इसका मतलब जल जाना, कहीं जल गया है ना, तो दिया है 18-19, UB 18-19 देखिए, स्पीन के सब पॉइंट है, स्पीन और स्टमक के सब पॉइंट है। मे बी ड्यू टू किडनी एंड लीवर इन की डिफिशियंसी होने पर हो सकता है, तो उसके लिए उन्होंने ये पॉइंट 5-7 पॉइंट 8 पॉइंट दे दिए। व्हेन द किडनी की इज नॉट फर्म, किडनी की फर्म मतलब किडनी की पर्याप्त मात्रा में हो, उसको सब चीजें इसेंस से गवर्न होगी ना, तो इसेंस से गवर्न हो और किडनी की अपने दृढ़ हो, तो क्या करेगी यूट्रस, अगर नहीं होगी दृढ़ हुई तो प्रोलैप्स हो जाएगा, ठीक है, यूट्रस प्रोलैप्स, तो उसके लिए पॉइंट दिया हुआ है। जिंगोंग जो एक्स्ट्रा पॉइंट है ये आपको टिटाइस 2 में मिल जाएगा, वहां पर मिलेगा, तो ये उससे देखना पड़ेगा आपको। के 3 है के, देखिए UB 23-47, ये सब यूबी के पॉइंट किडनी के आसपास, उससे किडनी के आसपास के पॉइंट है। और 23-47 दोनों अगर आप कभी यूबी में को देखेंगे तो 23-47 बिल्कुल बगल बगल है, और वहीं पर हो सकता 23 और 47 और किडनी तो उसका पॉइंट ही है जी, CV4 G4 लगभग एक ही धरातल है, जो कहाँ पर किडनी संग्रहित होती है वो दोनों पॉइंट है। आप लोग पढ़ा होगा टिटाइस, शुरुआत में ही टिटाइस के 7 के चौथे चौथे वाले में पढ़ा होगा, चौथा चैप्टर जो है इसेंस को कंट्रोल करते हैं। सर आज आवाज बहुत भाग रहा है। ऑफ लीवर डिफिशिएंट होगा मतलब कम होगा, आवाज हेलो ज्यादा फंस रहा है। आवाज बहुत ब्रेक हो रही है बार बार। यस सर। जी सर, आवाज आवाज सर वो हो रहा है, ब्रेक हो रहा है। कट रही क्या?
हेलो, आवाज आ रही है? अब आ रही है? ये सब ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। अब आ रही है सर? आ रही है आवाज? अब आ रही आ है रही सर। है, क्लियर आ रही है। अच्छा ठीक, बता दीजिए। तो इसमें किडनी और लीवर इनकी डिफिशियंसी से इनफर्टिलिटी हो सकती है, और लीवर का ब्लड अगर कम होगा तो नरिशमेंट नहीं मिलेगा, क्योंकि ब्लड हम लोग मानते हैं कि ब्लड पोषक है, तो नरिशमेंट देने काम करता है कौन? ब्लड। अगर ये नहीं होगा तो, और ड्यू टू डिफिशिएंट किडनी सेंस कंसेप्शन कैन नॉट बी प्रमोटेड, क्योंकि किडनी का बड़ा रोल है, किडनी सेंस का बड़ा रोल है, सीवी का बड़ा रोल है, कंसेप्शन वेसल चांगमो का बड़ा रोल है। ये रोल की वजह से इसको महत्व दिया गया है। तो उसके सबके पॉइंट दिए हुए हैं, इन पॉइंट्स को केवल देखिए, चैप्टर याद रखिए, और इस तरह आपको ट्रेटाइज 6 में बहुत से पॉइंट मिलेंगे, और ट्रेटाइज 20 में बहुत पॉइंट मिलेंगे, जो लेडीज की समस्याओं के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये चैप्टर जो है इसलिए पढ़ाने की कोशिश की जा रही है कि आप इसको समझें, तब चैप्टर रहेगा आपको याद, तो उसको चैप्टर खोल करके, कि चैप्टर 16 में है ये, तो ये हम लोग का 16 को पढ़ना जरूरी है, इसलिए हमने पढ़ाया है। केवल एक विहंगम दृष्टि डाल रहे हैं, कोई पढ़ा नहीं रहे हैं, एक आइडिया दे रहे हैं कि ताकि उसको पढ़िए और पॉइंट है उसको नोट करिए। प्रोलैप्स ऑफ यूट्रस, vagina, stomach, anus, hemorrhoids and varicose veins may be caused by sinking of spleen की। हम लोग सब जानते हैं कि स्प्लीन की अगर अपने पर्याप्त मात्रा में नहीं है और उसकी ऊर्जा घट रही है, तो हम लोग सारे प्रोलैप्स, क्योंकि स्प्लीन का काम क्या है? बांधना। तो इसलिए हमेशा समझिए, कोई भी वेरिकोज वेन्स हो, एनएस, किसी का प्रोलैप्स हो, कुछ होगा, तो स्प्लीन की को सिंकिंग के पॉइंट हैं, वो लगा दीजिए, ये भी है इसमें दिया हुआ है। और ये स्प्लीन की जो इसी में चैप्टर होगा, लास्ट चैप्टर कहीं स्प्लीन का होगा, चैप्टर 21, 25, 26, 27 जहां भी होगा, तो वहां पर आपको स्प्लीन की के मिल जाएंगे, और यहाँ भी दिया हुआ है, तो इन पे वो स्प्लीन की सिंकिंग में हमेशा टोन हो जाएगा। मेनोरेजिया और मेट्रोजिया, जो अतिरज या रक्त प्रदर, जिसमें काला रक्त अधिक मात्रा में निकलता है, तो ये जो है, ये मे बी ड्यू टू स्प्लीन नॉट कंट्रोलिंग ब्लड। स्प्लीन का काम दो चीजें हैं, बांधना, कंट्रोल को ब्लड करना, सबको कंट्रोल करना, तो कंट्रोलिंग ऑफ एनी ऑर्गन एज वेल एज कंट्रोलिंग ऑफ ब्लड टू। तो अगर कंट्रोल ब्लड को नहीं कर पा रही है, तो ये सब कारण हो सकते हैं। लीवर का रोल अलग है जरूर, लेकिन ये भी स्प्लीन का भी हो सकता है, तो ये स्प्लीन के पॉइंट भी लगा सकते हैं। द यूट्रस इज क्लोजली रिलेटेड टू स्टमक। यूट्रस का संबंध स्टमक से है, बिल्कुल पास में है, बहुत दूर नहीं है, पास ही में है, इसलिए दिस रिलेशन इज वाया चोंगमो, मास्टर पॉइंट SP4। अब देखिए, चोंगमो जो हम लोग बता रहे थे, वही चोंगमो कह रहे थे ना, कि चोंगमो शायद नाम है, नहीं डूमो कह रहे थे, नहीं चोंगमो, इसका नाम ही चोंगमो है। देखिए, हाँ वो सेकंड पॉइंट है। आ रही है आवाज? जी सर। चांगमो का दो, वहां पर जितने एक्स्ट्राऑर्डिनरी वेसल वाले कहे गए हैं, इनमें दो पॉइंट कहे गए, एक मास्टर पॉइंट और एक कपल पॉइंट। तो मास्टर पॉइंट जो है और कपल पॉइंट दोनों मिल करके, अब उसको हम ऑर्गन सोर्स पॉइंट कहें या कुछ कहें, लेकिन फिर भी वो नाम वही है कि मास्टर पॉइंट एंड कपल पॉइंट। तो जो मास्टर पॉइंट है और कपल पॉइंट है, वो दोनों मिल, उसका पॉइंट क्या SP4 है और कपल पॉइंट P6 है, तो इसलिए वो SP4 कह रहा है कि स्प्लीन से संबंध है, स्टमक और स्प्लीन एक ही तो है, तो वो उससे संबंध रखता है। एज द चांगमो इज क्लोजली टू स्टमक, इसलिए चांगमो स्टमक से संबंध रखता है। मॉर्निंग सिकनेस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, नोजिया, वोमिटिंग ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और मेंस्ट्रुएशन इज ड्यू टू स्टमक की डिफिशियंसी। वो स्टमक की डिफिशियंसी वजह से होता है, क्योंकि स्टमक ही प्रभावित होता है, और जो है उससे ये, क्योंकि जब पेट बढ़ेगा तो स्टमक से प्रभावित होगा, और उससे आगे लंग्स की मसल्स भी प्रभावित होंगी, जो एब्डोमिनल मसल्स हैं। तो ये ट्रीटमेंट उसका ये हुआ है, उनके लिए ट्रीटमेंट ये है। तब मैं ये बोल रही थी कि बोलते प्रेगनेंसी में ट्रीटमेंट नहीं करना है, लेकिन ये वाला ट्रीटमेंट प्रेगनेंसी के लिए दिया हुआ है, तो ये कर सकते प्रेगनेंसी में? मेथी हाँ, लेकिन मेथी लगा सकते हैं ना इधर? मेथी तो लगाने का हम लोग बोले ना आयुर्वेद में,
मेथी तो हर महीने लगाना है, ओके सर। उसमें से पॉइंट दिया हुआ है, 0 0 माने 0, 1 माने 1, तो 1 उंगली में तीनों में लगा दीजिए, 2 मंथ में तो दोनों में लगा दीजिए, 3 मंथ में तीनों में लगा दीजिए, तीनों जॉइंट में लगाइए मेथी पट्टी। मेथी के मतलब जहाँ कहीं मैग्नेट, स्पेशली मैग्नेट के लिए बोला जाता है, जहाँ उस तरह है तो मैग्नेट कम यूज करिए, मेथी तो यूज करिए। ओके सर। अब ये हो गया स्प्लीन के पॉइंट्स brain। सर, ये स्प्लीन सिंकिंग के पॉइंट्स इसमें कम दे रखे हैं, SP3 SP6 ST36, ये पॉइंट्स इसमें लिख नहीं रखे हैं। हाँ, नहीं तो उससे देखिए दो चीजें हैं, इसमें एक आध पॉइंट कम हो सकते हैं, तो उसमें जो स्प्लीन वाला चैप्टर है उसमें सब दिए हैं पॉइंट। स्प्लीन का ठीक है चैप्टर सर। हमने बताया ना, स्प्लीन का चैप्टर भी है, वो आप हम लोग उसको पढ़ नहीं पाते, इसीलिए मैं थोड़ा दृष्टि डाल रहा हूँ कि पढ़ना चाहिए, हम लोग समझे किताब में क्या है। बहुत चीजें इसमें है जो हम लोग पूछते रहते हैं कहाँ है, तो कम से कम जानना चाहिए चैप्टर कहाँ पर है। इस चैप्टर में इतने बढ़िया चैप्टर, इसलिए मैं हम भी खुद ही एक बार पढ़े होंगे, दूसरी बार मैं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि हमको लग रहा था बहुत इंपॉर्टेंट है चैप्टर। हम भी नहीं जानते थे कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी यंग ऑर्गन क्या होते हैं, कोई पढ़ाया नहीं बाय द वे, तो हमने खुद पढ़ा, तो हमने मुझे लगा कि सबको जानना चाहिए। ब्रेन को क्यों कहा गया मज्जा का समुद्र है, जो CSF है उसको बोन मैरो कहा जा रहा है, वो बोन मैरो की तरह है। तो सभी ज्ञानेंद्रियों और संज्ञानों, देखना, सुनना, स्पर्श करना, नियंत्रण मत, हम लोग जान रहे हैं कि वही कंट्रोलर है। मस्तिष्क, स्पाइनल कॉर्ड में मज्जा, सेरेब्रो स्पाइनल फ्लूइड, देखिए वो जो मज्जा जिसको हम बोल रहे हैं मज्जा, वो भरा रहता है। तो इस मज्जा का उत्पादन किडनी सेंस करती है। अब बस हम लोग थोड़ा समझ लें कि हमारे यहाँ बोन मैरो, थोड़ा मज्जा, चाइनीज में मज्जा डिफरेंट है, मज्जा से बोन मैरो बनता है, ठीक है। बस ये है मज्जा, इनके बीच में एक कंसेप्ट है, दिस इज कंसेप्ट की मज्जा बनता है, और उसके बाद वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड भी मज्जा ही है, समझ लीजिए। तो इस मज्जा का उत्पादन कौन करता है? किडनी सेंस की मदद से किडनी करती है। किडनी सेंस किडनी में है तो उससे ये करती है, और ये पूरे स्पाइनल कॉर्ड में और ब्रेन में जाता है, इसलिए इसको ब्रेन को अलग से एक्स्ट्राऑर्डिनरी ऑर्गन कहा गया है। ब्रेन फंक्शनली रिलेटेड किडनी वाया सेरेब्रो, दिस किडनी के माध्यम, अब देखिए रिलेशनशिप बता दिया, किडनी सबसे नीचे की तरफ है, ब्रेन सबसे ऊपर की तरफ है। वाया सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड, उन्होंने कहा कि चूंकि बोन और किडनी बोन का कंट्रोलर है, बोन मैरो कंट्रोलर है, तो उसी तरह वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड का चूंकि कंट्रोलर है, और वो भी जो है स्पाइनल फ्लूइड जो है वो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड रहता है सेरेब्रम में और स्पाइनल में, इसलिए दोनों का संबंध है। जैसे आपके घर में और दूसरे घर में कोई हो, और आपके यहाँ कोई चीज हो और उनके भी कोई चीज हो, तो कहेंगे देखिए भैया उनके भी है, लगता है दोनों ने साथ खरीदा हुआ है, जरूर संबंध है कोई, ये इस तरह माना जाएगा। तो वैसे ही है उनका कि जो यहाँ पर है वही वहां इसलिए संबंध है। ब्रेन ऑल्सो डिपेंड्स ऑन द हार्ट ब्लड। देखिए अगर हार्ट से ब्लड ठीक से नहीं गया, तो हार्ट कंट्रोलर इस मामले में है कि अगर रक्त उसने नहीं भेजा तो पोषण कौन करेगा? पोषण के लिए तो हार्ट जिम्मेदार है, वो सब सेल में भेजता है ना, तो वो ब्रेन के सेल में भेजेगा। तो अगर वो नहीं भेज रहा नरिशमेंट, तो नेचुरली ब्रेन का संबंध हार्ट से है, इसलिए रिलेशनशिप समझते जाइए। किडनी एंड हार्ट अफेक्ट्स द वर्किंग ऑफ द ब्रेन। अब देखिए और कह दिया, ब्रेन की फंक्शनिंग के लिए, वर्किंग के लिए किडनी और हार्ट का मजबूत रहना, स्वस्थ रहना आवश्यक है। तो ये देखिए रिलेशनशिप कहाँ कहा, ब्रेन, बोन मैरो, किडनी, हार्ट, ठीक। इफ इसेंस एंड ब्लड आर सफिशिएंट, किडनी इसेंस और हार्ट का ब्लड सफिशिएंट है, द ब्रेन फंक्शंस प्रॉपर्ली। क्योंकि अगर ब्रेन उनको नहीं मिला तो सोने लगेगा, नहीं, अगर ब्लड नहीं मिले तो जो है हमारा मस्तिष्क सोने लगेगा, कहेंगे हमको भैया समझ में नहीं आ रहा। तो समझ में नहीं आने का मतलब है कि कोई पोषण जो है तक तो कम है। आपको भूख लगी हुई बहुत अधिक, तो शरीर क्या करता है, शिथिल हो जाता है और कहते हैं भैया हमारा दिमाग काम नहीं कर रहा, यही बोलते हैं ना, दिमाग काम नहीं कर रहा, भूख लगी है, तो वही काम है। ऐसे ही वही ज्ञानेंद्रियां सुचारू रूप से काम करती है अगर उनको सफिशिएंट मिलेगा, ठीक है। इफ एसेंस एंड ब्लड आर डिफिशिएंट, अगर कम है, तो ब्रेन डज नॉट फंक्शन प्रॉपर्ली, मेमोरी बिकम्स वीक, पावर ऑफ हियरिंग एंड सीइंग डिक्रीज्ड।
मेमोरी कहाँ संबंध है? मेमोरी का संबंध ब्रेन में है ना। तो जब अगर उसको खाना नहीं मिला तो ना ज्ञानेंद्रियां काम करेंगी, ना स्मृति वो पार्ट है ना, वो बनाते हैं ना, फंक्शन है, उसके पार्ट है, जिन पार्ट में मेमोरी वगैरह संग्रहित होती है और मेमोरी उससे रिवाइटलाइज होती है हमेशा। तो वो सब है, वो सेंटर है ब्रेन में सारे। तो सारे सेंटर्स जो है काम नहीं कर पाएंगे। पावर ऑफ हियरिंग, सीइंग एक्सेट्रा, वो ज्ञानेंद्रिय को कंट्रोलर वही है, तो इसलिए सब हियरिंग सीइंग सब वो आपका वो हो जाएगा। इफ द फिर क्या है, इफ द किडनी इसेंस डिफिशिएंट, अगर किडनी इसेंस कम हो गई तो क्या होगा, इट फेल्स टू प्रोड्यूस सफिशिएंट क्वांटिटी ऑफ मैरो। लीजिए, अगर किडनी इसेंस ठीक नहीं है तो चूंकि मैरो का उत्पादन नहीं होगा तो बोन मैरो जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड है वो भी तो नहीं जाएगा, और इसी ये सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड ही वर्चुअली ब्लड के साथ साथ ये सीएसएफ भी उनको देता है, वो क्या कहते हैं, फूड देता है, उनको नरिशमेंट करता है। ये भी नरिशमेंट के लिए सीएसएफ बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसका पर्याप्त मात्रा में होना बहुत आवश्यक है। इट कॉजेज पुअर मेमोरी, अगर नहीं हुआ तो पुअर मेमोरी होगी, स्मृति लोप होगा, मेंटल डलनेस, आदमी बिल्कुल उनिंदा साफ हो जाएगा, एंड मेंटल रिटार्डेशन। तो रिटार्ड मेंटल मतलब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा है, तो वो इसका मतलब है कि ब्रेन में फंक्शनिंग कम है। तो उसको ब्रेन की फंक्शनिंग ब्लड की बढ़ानी है, और ब्लड की और उसके फंक्शनिंग बनानी है कि उसकी एनर्जी बढ़े। तो जैसे ग्लूकोज, जैसे हम लोगों ने पढ़ा था, क्या ग्लूकोज जो है वो ब्रेन के सेल्स का एकमात्र भोजन होता है। तो एक तो उसको भोजन ये चाहिए और दूसरा उसको रक्त चाहिए, तो रक्त के माध्यम से जाएगा, तो रक्त चाहिए और ग्लूकोज चाहिए, ये दोनों चीजें होंगी तो आपको तो आपको कभी ब्रेन में कभी वो हो तो आपको करना क्या है, यहाँ सोचे आपको करना क्या है, वही चीज जो रक्त बढ़ाती है। sp3, पहला sp3 हो जाएगा, फिर दूसरा H7 हो जाएगा, और तीसरा किडनी 3 हो जाएगी। 3 तो जरूरी है ना, 3 जरूरी हो, बहुत अधिक होगा तो GB39 लगा लीजिए। 4 पॉइंट बढ़ाएंगे तो क्या होगा, ब्रेन की ऊर्जा बढ़ेगी, मतलब वो रक्त बढ़ेगा, और फिर आपको ग्लूकोज के लिए देखना है भाई आदमी को बीमारी तो नहीं है कोई। दोबारा बताइए प्लीज पॉइंट। जी हाँ, पॉइंट एक बार बताइए। हाँ, वहां से पढ़िए चैप्टर 4, वहां जो पढ़ा हुआ है वहां से, जहां शुरू में एनर्जी का है वहां पर लिखा हुआ कि sp3 क्या करती है, ऊर्जा बनाएगी। पहला क्या बनाएगी, भोजन ऊर्जा, तो sp3 का रोल हो गया। फिर sp3 माने क्या हुआ, एनर्जी, वो है ना, कौन सा पॉइंट है sp3, organ source for the point of spleen. स्प्लीन का तो ऑर्गन सोर्स पॉइंट को बढ़ा दीजिए, अगर टोन करेंगे तो ऑर्गन एनर्जी बढ़ेगी ना, तो वो फूड की थेरेपी बनाएगी। फिर वो हार्ट में जाता है, तो हार्ट में क्या करता है, हार्ट का पॉइंट कौन सा है, 7, तो हार्ट 7 बढ़ा दीजिए। और उसको मदद कौन करेगी, अगर किडनी ठीक नहीं है तो सब जगह देख रहे हैं किडनी के 3 पॉइंट, तो वो कर दीजिए। और एक GB39, ये देखिए पॉइंट है, ये लिखा हुआ है GB39 यहाँ पर, यहाँ ये लिखा ये GB39। GB39 कौन सा पॉइंट है, अभी हम लोग पढ़ा है चैप्टर 1 में ही, चैप्टर 1 में। वो ऐसे मत भूलिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखिए। GB39 हमारे जो इनर बोन मैरो का पॉइंट है, बोन मैरो का पॉइंट है ना। तो बोन मैरो बनेगा, तो वही तो हम कह रहे हैं ना, बोन मैरो बनेगा, रक्त बनेगा। बोन मैरो में रक्त कण बनते हैं, रक्त बनते कहाँ हैं, रक्त बनते हैं ब्लड वेसल्स में। ब्लड वेसल्स में कौन कौन चीज आती है, उसमें प्लाज्मा आता है, प्लाज्मा में जो अपने कॉन्स्टिट्यूएंट है वो आते हैं, मिनरल्स और ऑर्गेनिक, और रक्त के सेल कहाँ से आते हैं, बोन मैरो से आते हैं। तो तीनों चीजों सबको जोड़ लीजिए, जोड़ना सीखिए, यही ट्रांसलेशन है। GB39 बढ़िया पॉइंट, sp3 एनर्जी का पॉइंट पहला। जैसे कोई कहा जाए आपको, कोई कहे कि हमारी ताकत कम हो रही है, तो आप क्या करोगे, पहले अगर अपने घर में होगा कोई बच्चा बोलेगा कि ठीक है हमको बहुत क्या कहते हैं हमारी ताकत घट रही है, तो क्या कहोगे आप, सर, कुछ करोगे, को खाना बनाएंगे ना। हाँ खाना देंगे। और अगर और मुझे खाना कह दे कि खाना खाए हुए हैं और बड़ा पढ़ता रहा है और कहा कि अब दिमाग नहीं काम कर रहा, तो क्या क्या क्या, क्या करेंगे,
सर तो उसको पचाने के लिए, उसका माइंड को डेवलप करने के लिए क्या देंगे? ब्रेन के लिए तो ग्लूकोज दे देंगे। यस, सर ग्लूकोज देंगे। ग्लूकोज। ना ये पॉइंट है। वो खाना खा चुका है, पढ़ रहा था 4 घंटे से, अब वो कह रहा मेरा दिमाग नहीं काम कर, तो आप उसको देना है ग्लूकोज। तो हम लोग पढ़ रहे हैं ना, जो पढ़ते हैं उसको बस दिमाग में उस रूप में याद रखिए चिकित्सा में, कि उसमें लिखा हुआ कि ग्लूकोज एकमात्र भोजन है, नर्वस सिस्टम का एकमात्र भोजन ग्लूकोज एंड ओनली ग्लूकोज। ठीक है, इसलिए उसको ग्लूकोज दे दीजिए। तो वही चीज वही कह रहा है कि आपको किडनी को आपने, किडनी सपोर्टिंग है, किडनी के बिना तो कोई काम ही नहीं होगा। K3 SP3 H7 3 तो ये पॉइंट होगा, GB39 होगा, बोन मैरो को स्टॉक कर दिए, बस खत्म हो गया। 4 पॉइंट तो कम से कम रक्त बढ़ेगा, और उधर उसको खाना दे दीजिए, भोजन दे दीजिए, अच्छा पौष्टिक भोजन दीजिए, है ना। रूखा सूखा मत दीजिए, थोड़ा रूखा सूखा मीन्स कि जिसमें पौष्टिकता के आधार पर, रूखा सूखा के ये नहीं है कि रोटी दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, रोटी प्याज से भी लोग ताकतवर बनते हैं। ठीक है, तो ये हुआ। एनीवे, नाउ कम टू किडनी इन डिफिशियंसी may cause empty heat raising। अब आप लोग empty heat पढ़ चुके हैं। empty heat थोड़ा सा बताइए तो, क्योंकि चाहे चैप्टर जितना भी हो, लेकिन हमको पढ़ना है। 6:30 पर हम लोग खत्म करेंगे इसको, जितना भी पढ़ाएंगे। इसको पढ़ने का तरीका बता रहा हूँ, अब समझने का किताब दिखा रहा हूँ, ताकि पढ़िए जरूर। 6:30 पे हम लोग खत्म करेंगे, फिर हम लोग सेकेंड उसके लिए 5 मिनट का ब्रेक दे करके और सर स्क्रीन पे नहीं है क्या? सर का शायद नेटवर्क प्रॉब्लम हो गई है। आज सर का शायद नेट का इशू है थोड़ा। ये एम्प्टी हीट कहाँ पे है? पढ़ लेते ना सर, आते तो फिर भी। लिखा हुआ है, ऐसे पूछ रहे हो क्या? ये एम्प्टी हीट सर ने बोला ना, बताओ कहाँ पे है, ये कहाँ पे है? तो ये इसमें टाइप 7 में पढ़ना है। नहीं, कितना नंबर नहीं, चैप्टर में आरती जी है? सर जो पढ़ा रहे हैं सर अभी सुषमा मैम पढ़ाई थी ना। मैम एक बार म्यूट ये टटाई 7 में चैप्टर नंबर 16 पढ़ा रहे हैं सर, और उसका जो पेज नंबर मेरी जो बुक है वो 229 पे है। सर जो पूछ रहे थे एम्प्टी हीट और फुल हीट, 2 तरह की हीट होती है, तो सर उसके बारे में पूछ रहे थे। नहीं, वही पूछो वो कहाँ पे है। वो टटाइस 7 पढ़ा रहे हैं ना सर, तो उसमें चैप्टर नंबर 16 में है। अच्छा उसी में क्या? नहीं, ये पूछ पूर्वा जी ऐसा पूछ रहे हो क्या आपकी एम्प्टी हीट कहाँ पर समझाया हुआ है, कौन सी टटाइज में? हाँ एग्जैक्टली, हाँ। ये टटाइज 7 में भी है, मैंने देखा है एम्प्टी हीट के बारे में ना, मैंने देखा हुआ है, मैंने पढ़ा है इसको। टटाइज 7 में है ये। मैं आपको वही देख रही हूँ, मैं आपको ना देख के बताती हूँ। मैं सर को बोले क्या? सर आप निकल गए, पता सर को पता भी नहीं होगा, क्योंकि एक लिंक से सर ज्वाइंट है और एक से नहीं है, 2 से रहते हैं ना, एक पे तो है सर। मैम चैप्टर अरे सर ने 5 मिनट का ब्रेक दिया था ना। नहीं अभी
करी थी पूर्वा जी, चैप्टर 9 में देखना आप। हाँ मैं देख रही हूँ, लेकिन मुझे भी नहीं मिल रहा है वो एमटी। चैप्टर 9 में देखना, चैप्टर 9 में। चैप्टर 9 में ये चैप्टर 9 में नहीं है शायद। चैप्टर 7 से चैप्टर 9 तक होना चाहिए। सुषमा मैम पढ़ाई थी ना हम लोग को ये। नहीं, ये एम्प्टी हीट का एक है ना पूरा चैप्टर था कहीं पर। चैप्टर 2 में देखना पूर्वा, शायद मिलेगा। एक मिनट वेट करो, मैं बताती हूँ। ये एक उसमें भी था कि चैप्टर था ना, चैप्टर पेज नंबर 107 पे ट्रीटमेंट ऑफ की वाले में, उसमें भी है। पेज नंबर कौन सा बोला है आरती जी? Tatice number 1 and the page number is 107. टटाई 7 में बोला आपने? तो ट्रेटाइज 1 पहले तो ऑन नहीं था क्या? ऑन था, अभी ऑन किया है। पहले ऑन था तो अब तो ऑफ हो गया, क्योंकि बहुत सारे लोग आ गए। आ रही है आवाज? यस सर। सर वॉइस आ रही है आपकी। इसका नया शुरू हो गया, दिमाग पर चुका इस टाइम खत्म हो जाता। हेलो सर, आ रही है आवाज, आ रही है। हाँ, तो जो एम्प्टी हीट का हम लोग फॉर्म में, तो इन यांग बराबर मान लीजिए हो गए। अब मान लीजिए कि इन लेफ्ट वाला इन है ये वाला, और ये वाला कम हो गया और यांग अपनी जगह पर रहा, तो क्या हुआ? ठंडक कम हो गई ना, ठंडक कम हो गई। तो ठंडक कम हो गई तो क्या लगेगा आपको? गर्मी सर। हाँ, तो लेकिन वास्तव में गर्मी नहीं होगी। क्यों? क्योंकि यांग तो अपनी जगह पर है, वो तो कहीं नहीं हिला, वो तो अपनी जगह पर स्थिर है, वो नहीं है। तो इसको एम्प्टी हीट बोलेंगे। गर्मी लगेगी क्योंकि ठंडक कम हो गई है शरीर में, तो गर्मी लगेगी, इसको एम्प्टी हीट बोलेंगे। और दूसरा दशा क्या होगी कि ये जो है राइट वाला यांग है, ये इन अपनी जगह पर है और यांग ऊपर उठ गया। तो कौन यांग ऊपर उठ गया तो माने क्या हुआ? यांग माने गर्मी। हाँ, तो गर्मी बढ़ गई, इसको बोलते हैं फुल हीट बोले। क्लियर? तो सर अगर कभी आप ही पूछते हैं एम्प्टी हीट, तो इसका क्या, किस एक लाइन में कैसे किस तरह से डिफाइन करेंगे? यिन कम हो गई। हाँ, यांग का अपनी जगह पर है ना, लेकिन इनका कम हो जाना आपको अंदरूनी रूप से गर्मी लगेगी, जबकि वास्तव में यांग यानी गर्मी बढ़ी नहीं है, अपेक्षाकृत, जिसको बोलते हैं रिलेटिवली गर्मी लगेगी आपको, क्योंकि इन कम हो गई, ठंडक कम हो गई, लेकिन एक में गर्मी एक में वास्तव में यांग बढ़ गया, यानी गर्मी बढ़ गई, तो वो फुल हीट कंडीशन होगी। क्लियर? इसको एम्प्टी हीट समझे रहिए, ये बहुत वो है, इसको बिल्कुल याद रखिए कि एम्प्टी हीट है। एम्प्टी हीट कंडीशन माने यहाँ इन, देखिए किडनी और हार्ट की इन डिफिशियंसी हो गई, यानी इन कम हो गया,
डिफिशियंसी माने कम, इन कम हो गया तो क्या करेगा, वो एम्प्टी हीट बता देगा, गर्मी लगने लगेगी शरीर में। टेम्परेचर 3 बजे करीब टेम्परेचर आप, सर इन कम हो गया और यांग अपनी जगह पर ही है, आप ये कहना चाह रहे हैं सर? हाँ यांग अपनी जगह पर है, यांग नहीं परिवर्तन हुआ, तो यांग अपनी जगह पर है, तो यांग की कोई गलती नहीं है। इन कमी हो गई, इन सूख गया किसी कारण से, तो इन की कमी हो गई, तो उसकी वजह से क्या हो गया, इन डिफिशियंसी लिखा, तो देखिए इन डिफिशियंसी माने इन कम हो गया, वो क्या वो दिखाएगा एम्प्टी हीट, गर्मी दिखाएगा। दोपहर के बाद 3 बजे के आसपास आपको गर्मी लगेगी, आपको रात में गर्मी लग सकती है, ठीक है, क्योंकि इन कम है। और एक होगा इसमें यांग अधिक होगा, वो फुल हीट कंडीशन, उसमें इन की गलती नहीं है, उसमें यांग बढ़ा हुआ है, अपनी सीमाओं को क्रॉस कर गया है ना, तो वो है। तो एम्प्टी हीट एंड द हार्ट, दिस मे कॉज मेंटल रेस्टलेसनेस, आपको बेचैनी लगेगी, इंसोम्निया, सर यांग बढ़ जाएगा तो उसमें क्या होगा? यांग बढ़ जाएगा, नहीं यांग बढ़ेगा तो बहुत क्रोध आ सकता है, बहुत मैनिया आ सकता है, मैनिया माने पागलपन, उग्रवाद, उग्रपन जिसको बोलते हैं, वो कंडीशन। सर मुन्नी जी पूछ रही हैं कि वो यांग कहेंगे ना, एक्सेस हीट। यस, यांग बढ़ा, फुल यांग हीट बढ़ा तो इसको एक्सेस हीट, हीट बढ़ गई, गर्मी लगेगी ना इसमें, फुल हीट में गर्मी ज्यादा लगेगी, हाँ फुल हीट में गर्मी बहुत अधिक लगेगी, और एम्प्टी हीट में गर्मी कम लगेगी। गर्मी टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ेगा, दूसरे तीसरे पहर लगभग 99.1 हो सकता है, गर्मी लगेगी तीसरे पहर, और रात में भी आप पसीना आ सकता है, ये सब उसके लक्षण है आगे जो आप लोग पढ़े। इसीलिए कहता हूँ चैप्टर पढ़िए, बहुत माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप, माइल्स टू गो बिफोर वी स्लीप। आप लोग बिल्कुल ऐसे हो जाइए, बिल्कुल लगे कि समवाई के हाँ स्टूडेंट हैं, माइल्स टू गो, बिल्कुल बोल रहा हूँ। One we can say that कि जो एक्सेस जितना पढ़ेंगे, जितना किताबें पढ़ोगे उतना आपको ज्ञान नॉलेज बढ़ेगा। ऐसा नहीं मुझे बहुत अधिक नहीं आता है, हम किताब की ओर पढ़ते हैं और कुछ नहीं आता मुझे, किताब हम भी पढ़ते हैं, हम आप भी पढ़ रहे हो, हम भी पढ़ रहे हैं, कोई उसमें नहीं, हमसे अधिक आपकी एनर्जी है, आप अधिक पढ़ो। अगर आप 2 घंटे पढ़ते हो तो हमको 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा, दोनों में अंतर बस ये है, ठीक है। चलिए आगे नेक्स्ट। सर दोनों कंडीशन में गर्मी लगेगी ना, एम्प्टी हीट में भी गर्मी लगेगी और एक्सेस हीट में। एम्प्टी हीट में कम गर्मी लगेगी, अंतर समझिए, वही तो कह रहा हूँ, एम्प्टी हीट माने हीट नहीं है, ठंडक कम हो गई है। अनम्यूट कर लीजिएगा प्लीज, वॉइस गूंज रही है बहुत ज्यादा। और गर्मी में तो गर्मी लगेगी, बहुत अधिक गर्मी लगेगी उसमें। सुधा मैडम म्यूट कर लीजिए। पागलपन, मैनिया जिसको बोलते हैं, मैनिया, उग्रवाद, अंतर समझ रहे ना, शाउटिंग, एंगर, बहुत अधिक तेज बिल्कुल हो जाना, वो सब हो जाएगा, है ना, वो वाला गर्मी लगेगी, वो गर्मी होगी भाई, जैसे आप लू लग जाती है तो गर्मी नहीं लग जाती, आप बताइए। इन सूख जाते हैं, इन माने लिक्विड सूख जाता है, आपका पसीना सूख जाता है और गर्मी बढ़ जाती है, उसमें क्या लगता है बोलिए, टेम्परेचर नीचे उतरता ही नहीं है, 104 से नीचे आता नहीं है, 103 104 नीचे आ ही नहीं रहा, गर्मी बढ़ी हुई है, ठीक है, वो ऐसा। एनीवे चलिए आगे। दिस में कॉज मेंटल रेस्टलेसनेस, इंसोम्निया, डिस्टर्ब स्लीप, पाल्पिटेशन, बंद कर लीजिए आप लोग, एंजाइटी, सैडनेस एंड डिप्रेशन, डिप्रेशन भी इसी वजह से हो सकता है, ठीक। तो ये ट्रीटमेंट है, बहुत बढ़िया ट्रीटमेंट है, दीजिए आप इसको जब कभी लगे ऐसा। हार्ट ब्लड डिफिशियंसी में डिस्टर्ब द माइंड, अगर हार्ट में ब्लड की डिफिशियंसी है तो डिस्टर्ब, माइंड को डिस्टर्ब करेगी, मतलब मस्तिष्क को। इट में कॉज इंसोम्निया, अनिद्रा आ सकती है, डिस्टर्ब स्लीप आ सकती है, एंजाइटी आ सकती है, ड्रीम आ सकते हैं, वन गेट्स स्टार्टल, चौंक पड़ना, पुअर मेमोरी, डल माइंड। ये पॉइंट लगाइए उर्वा जी, इसको पॉइंट को नोट कर लीजिए। यस सर। ठीक है, ये मेथी, ओनली यूज मेथी। हार्ट इन डिफिशियंसी, अगर हार्ट की इनकी डिफिशियंसी है, हर ऑर्गन में 2 तत्व हैं, इन और यांग,
इनमें भी तो इन है, इनमें भी तो यांग है, और Yes, यांग sir. में भी इन है, यांग में भी यांग है। हम लोग कह रहे थे ना, थ्योरी याद रखिए, हम लोग क्या कह रहे थे, इनमें इन है, इनमें यांग है, यांग में यांग है, यांग में इन भी है। कैसे? नारी और पुरुष में सब बचे, देखिए नारी और पुरुष में सारे भाव हैं कि नहीं है? क्रोध भी आपको आता है, प्रेम भी आता है, प्यार करना भी आता है, दुलराना भी आता है, गुस्सा भी आता है, दोनों चीजें है ना। तो वही सब चीजें हैं को जो बिल्कुल जो यावंतो ही लोके मूर्तवंतो भाव, बस याद रखिए उसको, वो मंत्र है, मूल मंत्र है जीवन का। तो जो इनके अंदर है वो यांग में है, यांग के जो है वो इनमें है। तो आपके दो पार्ट हैं, हर इन ऑर्गन के दो पार्ट हैं। जो फंक्शन है वो यांग है, जो स्ट्रक्चर है वो इन है। तो किडनी में स्ट्रक्चर भी है, किडनी में फंक्शन भी है। किडनी अगर फंक्शनली कोई गड़बड़ करती है तो वो यांग की कंडीशन है, किडनी अगर उसमें स्ट्रक्चर में कहीं गड़बड़ी होती है तो इन की कंडीशन है। किडनी में तरल सूख जाते हैं तो इन की बात है, किडनी में ऊर्जा की कमी है तो यांग की बात। क्लियर हुआ? चलिए, तो आगे वही कह रहा है कि हार्ट इन डिफिशिएंसी कॉजेज हार्ट ब्लड डिफिशिएंसी। भाई डिफिशिएंसी अगर हार्ट ब्लड में हुई तो दोनों वाइस वर्सा है। इन कम हुआ, इन माने क्या हुआ, ब्लड भी तो इन है, ब्लड इज नॉट प्रॉपरली इन बट ब्लड इज लाइक इन। मैं इसको कहूंगा इस तरह, ब्लड इज, क्योंकि इन तो कोई हो ही नहीं सकता। इन क्या है, इन सुपर नेचुरल एलिमेंट है, इन इज अ कंसेप्ट। इन क्या है, प्रकृति के दो रूप है। मैं बात अभी सेमेस्टर 8 तारीख को ये पढ़ाएंगे इन यांग में। प्रकृति के दो रूप है, एक इन है एक यांग है। इनके प्रतिरूप हो सकते हैं, इनके प्रतिरूप हो सकते हैं, ब्लड तरल प्रतिरूप होंगे, लेकिन वो हो नहीं सकते। रक्त उसका प्रतिरूप है, रक्त तरल है, वो इनकी तरह है ना, पोषण देता है, लेकिन वो इनकी तरह है, लेकिन इन नहीं है। उसी तरह यांग, कोई यांग, कोई ऊर्जा, यांग तो है, यांग की तरह है, यांग नहीं है। यांग तो प्रगति के रूप है, वो हो ही नहीं सकते। ठीक, तो वही चीज है। तो ये क्या करते हैं, इट कॉजेज पाल्पिटेशन, मेंटल रेस्टलेस, इंसोम्निया, ड्रीम डिस्टर्ब स्लीप और गेटिंग स्टार। चौंक पड़ने की आदत होगी तो हार्ट की इनडिफिशियंसी है, और उससे क्या होगा, हार्ट की ब्लड डिफिशियंसी हो जाएगी। तो हार्ट ब्लड डिफिशियंसी की पॉइंट है। इसमें क्या है, ऐसे इसमें हार्ट इन डिफिशियंसी, पहले बताया ना ये वाला, हार्ट इन डिफिशियंसी में रोगी को नींद नहीं आती है, और अगर नींद आ जाती है तो रात में कई बार रोगी जाग पड़ता है। इसको पहचानिए इस सिम्टम से। अगर इन डिफिशियंसी है तो नींद नहीं आएगी, नींद आ गई तो रात भर बार बार रोगी जागेगा। लेकिन ब्लड डिफिशियंसी में रोगी को नींद मुश्किल से आएगी, पर एक बार नींद आने पर रोगी गहरी नींद सोता है। तो ब्लड डिफिशियंसी में अगर गहरी नींद आ रही है जागने के बाद, वो सोने के बाद, तो हार्ट ब्लड डिफिशियंसी है। हार्ट इन डिफिशियंसी में रोगी को अजीब सी बेचैनी लगती है, तो इन डिफिशियंसी इज मोर डेंजरस। ठीक, तो आप इसको, ये वाला पॉइंट है, बहुत बढ़िया पॉइंट है, समझ। हार्ट फुल हीट राइजिंग में डिस्टर्ब द माइंड। इसमें रोगी, देखिए आपका आ गया पॉइंट, इसमें रोगी अत्यधिक बेचैन उग्र रहता है, और रोगी को नींद सपनों से बाधित रहती है। उसकी नींद जो है सपनों से बाधित, खूब सपना आएंगे और वो जो है रोगी बहुत बेचैन रहेगा। ये वाले पॉइंट है, 5-7 पॉइंट है। सर इन पॉइंट्स को, हार्ट फुल हीट वाले पॉइंट्स को कितने टाइम लगाना चाहिए? मैं 15 दिन से लगा रही हूँ सर, लेकिन असर अभी तो कुछ भी असर नहीं हुआ। मुझे बहुत सपने आते हैं पूरी रात को। तो सपने आते हैं लेकिन बाकी डिस्टर्ब नहीं रहे तो भी हार्ट हीट होती है। जैसे मतलब बाकी सिम्टम्स तो नहीं दिख रहे हैं, जैसे कि होते डिस्टर्ब माइंड। दोनों काम कर लीजिए ना, हार्ट इंडिफिशियंसी और हार्ट ब्लड डिफिशियंसी दोनों अलग अलग लगाइए, एक दिन इन एक दिन यांग। सर हार्ट फायर ब्लेजिंग भी तो हो सकते हैं अगर इनको नहीं, फायर ब्लेजिंग तो दूसरी जो, फायर ब्लेजिंग में तो आपको बिल्कुल दूसरी तरह होगा, बिल्कुल बेचैनी बहुत अधिक रहेगी, वो तो अलग कंडीशन है। तो दोनों चीज, अच्छा जब कभी चाइनीज समझ में ना आए तो ये उसमें लगाइए। हार्ट वाले में सेकेंड स्पाइरल, हार्ट में फिंगर नंबर 2, और क्या बढ़ाना है क्या घटाना है बोलिए। सर मन बढ़ा लेंगे और डायरेक्शन घटा देंगे। अग्नि हीट भी तो बढ़ेगी तो करेंगे सर, कर देंगे।
सिंपल से चीज देखिए, कठिन चीजें पे तो बहुत फार्मूले बहुत मिलेंगे। फिंगर नंबर 2 और हमारा क्या है, 2 माने क्या है, वायु। वायु। सेकेंड स्पाइरल, ठीक है, अब तो स्पाइरल सीख गए आप लोग। फिंगर नंबर 2, सेकेंड स्पाइरल। अब करना क्या है, कोई चीज है जो हमको बाधित कर रही है, 3 4 5 सीडेट, 3 6 टोन, 0 टोन 9 सीडेट। सर सर्कुलेशन के पॉइंट लगा देंगे हम। ठीक है, तो दोनों चीजें हैं, जहां कहीं देखिए रक्त वो अपनी बॉडी पहुंचानी है। चाइनीज वो तो चेंज करिए, आपको 2 थेरेपी मालूम है और अनेक थेरेपी मालूम है। यही होता कि आप इसमें लगा सकती है, प्लाई वाले में। तो ये सब चीजें करना है आपको, ठीक है। तो हम लोग अभी जब इसको पढ़ने बस यहीं पर रोक देते हैं। सर Flame heat- सर हार्ट हीट एक्सेस होने पे मुंह करवा लगता है और हार्ट यीन डिफिशियंसी में मुंह करवा लगता है। हो सकता है भाई ये उसमें वो कहीं उसमें हार्ट वाले चैप्टर में देखिए, हार्ट चैप्टर सही है, मैंने भी देखा था। देखिए, ये चैप्टर जो है ये जनरलाइज चैप्टर है, वो स्पेसिफिक चैप्टर है ना। ठीक है, वो ये ठीक है सामान्य, मैम। वो विशेष है। विशेष इसलिए कि वो हार्ट के बारे में कोई बता रहा है, वो विशेष हो गया, तो उसको जरूर पढ़िए। हम तो आपको पढ़ने की, जो लोग पढ़ रहे हैं बहुत अच्छा है, जो लोग नहीं पढ़ रहे हैं उनको पढ़ना है, बस ये मुझे कह रहा हूँ, पढ़ना है जितना समय मिले। हम ये नहीं कह रहे कि आप बहुत पढ़िए, जितना समय मिले उसका समुचित सदुपयोग करिए बस, ठीक है। सबको बढ़िया बनना है और सब इंटरेक्शन करें, सब आपस में विश्वास करें, आपस में डिस्कस करें, ताकि समझ में आए कि हाँ रोग लक्षण तो समझ जाए। फ्लेम हीट इन हार्ट, अगर हार्ट के अंदर फ्लेम हीट है, फ्लेम माने जो ह्यूमिडिटी वाला कहीं कुछ एलिमेंट है, ह्यूमिड के साथ हीट है, और ह्यूमिडिटी मतलब रक्त और वो कफ जो होता है, कफ वाला, तो वो ब्लॉकेज इन हार्ट में ब्लॉकेज करेगी, हार्ट डिस्टर्ब कंबाइन करेगी, इन टर्न कॉजेज मैनिक डिप्रेशन, मैनिया जिसको बोलते हैं, वो डिप्रेशन अल्टरनेट्स इन मेंटल डिप्रेशन, देयर इज डलनेस एंड वन टॉक्स टू वन सेल्फ, मैन, ठीक है, इन मेंटल डिप्रेशन। इट इज टाइप ऑफ इंसैनिटी। इन मैनिया देयर इज अनकंट्रोल्ड लाफ्टर, शाउटिंग, वायलेंट बिहेवियर, हिटिंग पीपल, स्कोल्डिंग पीपल। दोनों समझ लीजिए, मैनिया में ये है और दूसरे वाले में डिप्रेशन में ये है। मेंटल डिप्रेशन में वन टॉक्स टू, मतलब कम हो जाता है, और मैनिया में बढ़ जाता है। दोनों चीजें, डिप्रेशन माने कमजोर और मैनिया माने बढ़ा हुआ। तो ये दोनों बहुत पॉइंट सब कुछ दिया है उन्होंने, चाइनीज में भी मिलेंगे, आयुर्वेद में, दोनों में लगाइए। जब समझ में ना आए कि आपको फायदा नहीं हो रहा तो अल्टरनेट कर दीजिए। और कभी ऐसा मत करिए कि इकट्ठा कंटिन्यूस लगाए रखिए, 8 घंटे 9 घंटे बाद फेंक दीजिए, दोबारा लगाइए। क्योंकि बॉडी, मानव शरीर विज्ञान के हिसाब से कहता है कि बॉडी पहचानती है ना। आपके पास कोई किसी घर में गए, एक्सटेंशन कुत्ता बैठा हुआ है, 2 बार गुर्राएगा, उसके मालकिन बोल दे टॉमी रुको, डोंट शाउट, तो वो जो है धीरे धीरे टॉमी समझ जाएगा कि ये तो मालकिन के बड़े करीबी है। बस धीरे धीरे वो 2 4 15वें दिन आगे पूंछ लटकाते करे वहीं बैठा रहेगा और कुछ बोलेगा नहीं। ऐसे आदेश ऐसा ही बिल्कुल हमारे शरीर में है। जो हमारे मैक्रोफेजेस हैं वो दौड़ते रहते हैं, पहचानते नहीं है, धीरे धीरे पहचान जाते हैं। ये तो नॉर्मल चीज यार, तो आज भी लगा था, कल भी लगा था, परसों भी लगा था, तो ये तो अपना आदमी है, खत्म, एनर्जी लेवल पर, ठीक है। हम साधारण शब्दों में कह रहे हैं वही चीज वो है। तो इसलिए कोशिश करिए कि चेंज कर दीजिए, पॉइंट चेंज कर दीजिए, जगह चेंज कर दीजिए। बस जगह चेंज करेंगे तो पहचान पाएगा, तब वो रिएक्शन करेगा, तब वो कंट्रोल करेगा, उसी से कंट्रोलिंग होगी। ट्रायल एरर से कंट्रोल करती है बॉडी भी, मानव शरीर विज्ञान, ठीक है। हम लोग दोनों को तीनों पढ़ रहे हैं। इन फ्लेम ऑब्स्ट्रक्टिंग हीट हार्ट पैसेजेस, जनरली 2 types of persons are affected. Firstly, it may cause mental retardation and a speech difficulty in children. Secondly, it may cause coma, paralysis, aphasia. There may be stupor, unconsciousness and aphasia. Aphasia बोल नहीं पाना। ये P देखे, P5, H9, U15, 20, U12, ST40, ये सब टोन वाले होंगे इसमें। अब हम लोग यहाँ पर
रोक दें, क्योंकि आगे फिर वो होगा। ये खोल लीजिए आप लोग। हम लोग शेयरिंग बंद कर दे रहे हैं, आप लोग, मैं बता रहा हूँ, ये पढ़ा नहीं रहे हैं, आपको मैडम बंद कर दो, पढ़ा नहीं रहे हैं, ये आपको बता रहे हैं कि केवल आपको पढ़ने की दृष्टि से चैप्टर 16, 17, 18 सब इंपॉर्टेंट है। आप पढ़ के देखिए, आपकी दृष्टि बदलने लगे। जब पढ़ेंगे तो उसमें कुछ चीज ऐसी मिलेंगी, अरे ये तो नई चीज है, ये हमने पढ़ी नहीं, क्योंकि पढ़ा नहीं ना, है ना। इसलिए वो चैप्टर हम कोशिश करेंगे जितना चैप्टर बता सकेंगे आपको बताएंगे। और अभी इसके बाद 5 मिनट बाद जो है ये इसको बंद करके और हम लोग फिर अभी शुरू हो जाएंगे। और दूसरे में भी आ जाएंगे कि वो थोड़ा सा वो बता दें, YNM जो आप लोग बताना सीखना चाह रहे हैं उसको मैं बताना चाहता